हेलो फ्रेंड्स, आज देखेंगे 2022 का सॉल्यूशन, वो भी पेपर 6 का। पेपर 5 का अपलोड कर चुके हैं, पेपर 7 का भी कल अपलोड हो जाएगा। तो पेपर 6 में देख सकते हैं 2022 का क्वेश्चन। इतना तो पूरा गारंटी है कि 4 क्वेश्चन आता है बनाने के लिए। जूलॉजी ऑनर्स का जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो एक साल अल्टरनेट ईयर वाइज हमेशा 4 या 5 क्वेश्चन पूछ देता है, तो इसीलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिव पूछता है, आप ऑब्जेक्टिव 20 बना लीजिए या आप ये शॉर्ट नोट्स बना लीजिए 4। तो ये दोनों में से कौन आपको एक काम करना है। उसके बाद ये टोटल ग्रुप ए बी सी ये सब मिलाकर आपको 4 बनाना है, और मिनिमम एक क्वेश्चन हर ग्रुप से रहना चाहिए, और मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 क्वेश्चन, और तीनों ग्रुप मिलाकर लेकिन आपको 4 बनाना है। तो आपको जो ग्रुप पसंद है उस ग्रुप में से 2 क्वेश्चन बना लीजिए, और जो 2 ग्रुप बच गया उसमें से एक एक क्वेश्चन बना लीजिए, तो ऐसे कंप्लीट हो जाएगा। तो हम यही क्वेश्चन का इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको बताएंगे कि कौन क्वेश्चन में कौन सा पॉइंट लिखेंगे तो बेहतर मार्क्स आएगा, तो वही आपको बताने जा रहे हैं। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फर्स्ट क्वेश्चन ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। देन सेकेंड क्वेश्चन जो है यहाँ पर गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ अल्ट्रा स्ट्रक्चर एंड इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एड नोट्स ऑन इट्स फंक्शन। फिर है यहाँ पे राइट एंड एसे ऑन पार्थिनोजेनेसिस, ये 3 क्वेश्चन हो गया ग्रुप ए से। फिर उसके बाद ग्रुप बी में है डिफाइन लिंकेज, डिस्कस इन डिटेल द कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट लिंकेज, ये लिंकेज वाला है। फिर उसके बाद है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्रोमोजोमल एवरेशन, डिस्क्राइब वेरियस टाइप्स ऑफ क्रोमोजोमल एवरेशन। फिर है डिस्कस इन ब्रीफ द एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जेनेटिक सिस्टम, तो ये 6th क्वेश्चन हो गया। फिर उसके बाद ग्रुप सी में भी 3 क्वेश्चन है। व्हाट इज लैक कल्चर, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड लाइफ हिस्ट्री ऑफ लैक इंसेक्ट। 9th क्वेश्चन है डिफाइन एनी 3 शुगर केन पेस्ट ऑफ बिहार, मेंशन देयर कंट्रोल मेथड्स, उसको कैसे कंट्रोल करना है ये भी आपको लिखना है। फिर उसके बाद है गिव एन अकाउंट ऑफ वेक्टर ऑफ फाइलेरिया का वेक्टर कौन है, डिस्कस इन ब्रीफ द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल मेथड ऑफ द डिजीज। तो इस तरीके से ए बी सी ग्रुप मिलाकर तीनों में से आपको 4 क्वेश्चन बनाना है, वो सब क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बात ये बता देते हैं कि मतलब कभी कभी, ऐसा तो हर साल नहीं होता, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जस्ट एक क्वेश्चन या ऐसे कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछता, फिर भी कभी कभी एक या 2 क्वेश्चन, समझिए एक क्वेश्चन ऐसा पूछ देता है जो जस्ट पिछले साल से आता है। तो जैसे 2023 में एग्ज़ाम हुआ था तो 2022 वाला भी क्वेश्चन आ गया था, तो उसी तरीक़ा से 2024 में एग्ज़ाम हो रहा है। तो ऐसा तो नहीं आना चाहिए, या बहुत यानी कि 5 से 10% चांस है कि 2023 के भी एक क्वेश्चन आएगा, फिर भी आप सपोज कीजिए कि नहीं आएगा। तो यहाँ पे जैसे 2022 में पूछ चुका है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्वेश्चन, फिर उसके बाद जस्ट 2023 में भी पूछा हुआ है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आपको बता देते हैं। यहाँ देख सकते हैं 2023 का ये क्वेश्चन है, तो 2023 का ये क्वेश्चन है, और इस साइड देख सकते हैं 2023 में ही पूछा हुआ है यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जस्ट एक साल बैक वाला। तो इसलिए 2 बार पूछ चुका है जस्ट अगले साल, तो इसीलिए 2024 में ये नहीं आएगा। उसके जगह पर आपको क्वेश्चन करना है गोल्जी बॉडी, ये बहुत खास है, इसलिए यहाँ पे इसका पॉइंट बताएंगे, तो आप समझ गए होंगे क्या चीज़ कहना चाह रहे हैं। अब एक एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते। सबसे पहला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, में आप कौन कौन टॉपिक लिखेंगे वो आपको बता देते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए आपको कौन कौन टॉपिक लिखना है वो जस्ट वेट, तो आपको यहाँ पे बताएंगे। अगर ये क्वेश्चन है तो इसमें कौन कौन सा आप पॉइंट लिखेंगे। तो जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहेगा तो आप सबसे पहले आप हिस्ट्री लिखिएगा। हिस्ट्री में आप जो भी कुछ भी आप लिख देंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के हिस्ट्री के बारे में, तो मेन टॉपिक होता है, टॉपिक लिखने के बाद आप कुछ भी एक्सप्लेन कर देंगे, फिर भी अच्छे खासे नंबर आ जाएगा। मेन टॉपिक आप लिख दें हिस्ट्री। हिस्ट्री में प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं भी आपको पता है तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन बहुत साल पहले मालूम नहीं था, लेकिन साइंटिस्टों ने बहुत सारे प्रयासों के बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन को खोज किया। ये कुछ बात में दम नहीं है फिर भी, लेकिन टॉपिक लिख दिए, यही आपका सबसे पावर है। तो हिस्ट्री लिखकर आप इस तरीके से बात लिख सकते, याद कीजिए तो इस तरह के बात याद कर लीजिए, लेकिन नहीं भी मालूम है फिर भी ऐसे ऐसे जो बताए हैं वो बात आप लिख सकते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में लिख लीजिए। जैसे यह एक्सटर्नली कवर्ड होता है, मतलब सेल के एक्सटर्नल कवर होता है, थिन होता है, ट्रांसपेरेंट भी होता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यानी कि
सिंपल माइक्रोस्कोप से आप नहीं देख सकते हैं, बल्कि आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होगी देखने के लिए। ये लचीलापन होता है, यानी कि प्लास्टिक होता है रीजनरेटिव, और किसी कारण से इंजरी हो जाता है तो वो रीजनरेट भी हो सकता है। फिर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कुछ ही चीज़ को अंदर या बाहर जाने आने देता है। तो इंट्रोडक्शन में ये सब पॉइंट आप लिख सकते हैं, बस मेन टॉपिक बताना था। केमिकल कंपोजिशन में आप जैसे लिपिड कितना, प्रोटीन कितना, कार्बोहाइड्रेट, ये आप लिख सकते हैं। देन स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आपको कौन कौन सा टॉपिक लिखना है, ये इस चीज़ को अंडरस्टैंड के लिए 3 मॉडल दिया गया, वो सब मॉडल्स के बारे में आपको लिखना है स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। जैसे लिपिड एंड लिपिड बाइलेयर। लिपिड एंड लिपिड बाइलेयर का कहने का अर्थ हो गया कि ऊपर तो ये यहाँ पे सपोज कीजिए प्रोटीन का लेयर होता है, फिर ऊपर भी यहाँ प्रोटीन का लेयर होता है, अब बीच में जो बनाएंगे इस तरीके से ये लिपिड, एक लेयर ऊपर हो गया लिपिड देख रहे हैं, और एक लेयर नीचे हो गया, तो ये लिपिड बाइलेयर होता है। तो इस तरह के मॉडल को लिपिड बाइलेयर कहते हैं। इसी के बारे में आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि लिपिड एंड लिपिड बाइलेयर मॉडल दिया गया था साइंटिस्ट के द्वारा, जिसमें एक 2 लिपिड का लेयर होता है। तो इसी तरीक़ा से बात बढ़ा चढ़ा कर लिख देंगे और इस तरीके से डायग्राम बना देंगे तो काम चल जाएगा। लैमिनार मॉडल में दिया गया था सैंडविच मॉडल। सैंडविच मॉडल में किस तरीके से ये रखा जाता है, सबसे पहले ऊपर प्रोटीन हो गया, प्रोटीन का लेयर होता है ऊपर, फिर नीचे भी प्रोटीन का लेयर होता है, और जो बीच में होता है 2 मतलब लिपिड्स का लेयर होता है। तो यहाँ पे इस तरीके से लिपिड और लिपिड, तो इस तरीके से ये सैंडविच जैसा बन जाता है, इसीलिए सैंडविच मॉडल इसको दिया गया हुआ है। फिर यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल में दिया गया है सबका ये किसका कितना ये है वो दिया गया है। जैसे यूनिट मेम्ब्रेन में प्रोटीन का कितना वो होता है यूनिट, नीचे भी प्रोटीन का कितना यूनिट होता है, अब बीच में ये लिपिड का कितना, ये लिपिड का कितना, वो बस 2 यूनिट कितना होता है, मतलब टोटल जैसे ऊपर प्रोटीन हो गया, फिर लिपिड हो गया, फिर लिपिड हो गया, प्रोटीन हो गया, ये कितना एंगस्ट्रॉम इसका वो विड्थ होता है, मतलब थिकनेस होता है, उसके बारे में बताता है ये यूनिट मेम्ब्रेन। तो इसी से रिलेटेड कुछ कुछ बात आप लिख देंगे। फिर है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में भी जो फ्लूइड होता है मतलब वो एक्सट्रिंसिक और पेरिफेरल प्रोटीन, मतलब फ्लूइड का मूवमेंट होता है इसके द्वारा। तो सिंपल देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे ये लिपिड बना रहे हैं, ये देख सकते लिपिड है, इस तरीके से ये लिपिड बना दिया, और यहाँ ऊपर प्रोटीन होता है। प्रोटीन जो होता है वह कुछ प्रोटीन ऐसे भी होते हैं जो इस तरीके से अंदर तक आया रहता है, कुछ प्रोटीन ऐसे भी होते हैं जो यहाँ तक जस्ट रहता है। तो इस तरीके से बहुत सारे प्रोटीन होता है, और जिसके द्वारा फ्लूइड का मूवमेंट अंदर से बाहर, मतलब इस तरीके से ये होते रहता है, इस तरीके से फ्लूइड का मूवमेंट। तो उसी से रिलेटेड यहाँ पे दिया गया कि एक्सट्रिंसिक और पेरिफेरल प्रोटीन, जैसे ये हो गया एक्सट्रिंसिक जो कि साइड में है, तो इसलिए ये कहलाएगा इंट्रिंसिक प्रोटीन, और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन देख लिए। इंट्रिंसिक मतलब देख सकती है अंदर तक आया हुआ है प्रोटीन, तो ये प्रोटीन, तो इसी के बारे में एक्सप्लेन कर देंगे तो वो कहला जाएगा आपका। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन को समझने के लिए इतना सारा टॉपिक है। मेन मकसद है कि बस आपको टॉपिक बता दें कि किस क्वेश्चन में क्या क्या आपको लिखना है, किसके बारे में लिखना है। कंपोनेंट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आपको सपोज कीजिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी माइक्रोविलाई इस तरीके से छोटा छोटा स्ट्रक्चर माइक्रोविलाई का स्ट्रक्चर होता है। तो पता होगा कि माइक्रोविलाई क्या काम करता है। माइक्रोविलाई लेंथ को इंक्रीज करने में या एब्जॉर्प्शन करने में या कोई चीज़ को सिक्रीट करने में ये काम करता है। फिर है डेस्मोजोम। डेस्मोजोम जो होता है वह इस तरीके से लकीर का स्ट्रक्चर होता है। इस तरीके से प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर कहीं कहीं पे ये डेस्मोजोम प्रेजेंट होता है। सिलिया भी आपको मालूम होगा, सिलिया भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कंपोनेंट है। तो सिलिया भी इस तरीके से, ये सिलिया एकदम छोटा छोटा होता है। तो माइक्रोविलाई में ये लेंथ इंक्रीज करने में, और सिलिया इसमें मूवमेंट अगर होता है सेल का तो ये सिलिया भी हेल्प करता है मूवमेंट में। फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जनरली 3 तरीके से फंक्शन होता है। एक ओस्मोसिस। ओस्मोसिस मतलब यह एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट दोनों तरीके की ट्रांसपोर्ट कर सकता है। और एक्टिव में मालूम हुआ कि ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, एक ये अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूवमेंट कराता है, और पैसिव ट्रांसपोर्ट में जस्ट उसका अपोजिट होता है। पिनोसाइटोसिस, अगर कोई पिनोसाइटोसिस मतलब ये मूवमेंट ये कराता है, अगर कोई लिक्विड पार्टिकल का मूवमेंट कराता है, ये इस मेम्ब्रेन मतलब अंदर या बाहर जाने देता है, और ये ख़त्म कर देता है जो
ये जहरीला या टॉक्सिक जो अगर लिक्विड को ख़त्म करता है तो वो पिनोसाइटोसिस कहलाता है। अगर सॉलिड पार्टिकल को ख़त्म करता है तो फैगोसाइटोसिस कहलाता है। तो इस तरीके से पॉइंट्स को आपको लिखना है। मेन पॉइंट ये है। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट तो बता है दिए कि जनरली प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो काम करता है यह एक्टिव ट्रांसपोर्ट पर काम करता है। तो देख रहे हैं कि कितना सारा टॉपिक लिखना होगा। हिस्ट्री, इंट्रोडक्शन, केमिकल कंपोजिशन, स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इतना सारा टॉपिक को एक्सप्लेन करना है। कंपोनेंट में भी इतना सारा करना है। और एक अच्छा वाला डायग्राम यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बना देना था। तो वो आप जब अलग अलग मॉडल्स के बारे में लिखेंगे तो वो ऑलरेडी वो हो जाएगा। तो यहाँ पे आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में देख लिया। और दूसरा बात बता चुके कि अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आने का बहुत सिर्फ 10 से 15% चांस है। इसीलिए वो क्वेश्चन आप चाहे तो छोड़ भी सकते हैं। फिर भी इसका कुछ पॉइंट्स इसमें तो ऐड नहीं किए हुए, फिर भी आपको हम पॉइंट्स यहाँ पे लिख के बता देते कि क्या क्या ये आप इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पॉइंट्स लिख सकते हैं। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का बता रहे हैं। हाथ से लिख रहे तो राइटिंग तो ख़राब होगा, लेकिन फिर भी आप समझ लीजिए। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सिमिलर बात लिखना है आपको। इंट्रोडक्शन लिख लीजिए। इंट्रोडक्शन के बाद आपको लिखना है उसका हिस्ट्री के बारे में। हिस्ट्री में भी मालूम नहीं होगा तो क्या क्या आप लिख सकते हो बता दिए। हिस्ट्री के बाद इसका टाइप्स लिखेंगे। टाइप्स क्या क्या है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, टाइप्स ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसका दो टाइप है, दोनों टाइप को आपको एक्सप्लेन करना है। एक स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और दूसरा में बात करेंगे तो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये टॉपिक आप समझ रहे हैं। फिर उसके बाद आता है स्ट्रक्चर ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्ट्रक्चर ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कौन कौन स्ट्रक्चर होता है। इसमें जनरली 3 स्ट्रक्चर होता है। सबसे पहले एक हो गया सिस्टर्नी के बारे में एक्सप्लेन करना है। देन उसके बाद जो एक्सप्लेन करना है टिब्यूल्स होता है उसको एक्सप्लेन करना है। टिब्यूल्स के बाद इसमें जो थर्ड एक्सप्लेन करना है आपको ये वेजाइकल एक्सप्लेन करना है। तो ये सब आपको एक्सप्लेन करना है। तब उसके बाद यहाँ पे जो आपको एक्सप्लेन करना है इसमें आपको तब टॉपिक लिखना है फंक्शन ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फंक्शन ऑफ ईआर। तो इसमें भी बहुत सारा फंक्शन होता है। जैसे आपको फंक्शन बता देते, एक है ये फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी, जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होता है वो काम करता है। भोजन को डाइजेशन हो या इस तरीके से जो भी, या ट्रांसपोर्टेशन का काम बहुत ये करता है। फिर उसके बाद यह स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क, जैसे हम लोग का बॉडी का ढांचा हमारे बोन्स के द्वारा है, उसी तरीक़ा से सेल का ये ढांचा को बरकरार रखने में हेल्प करता है। तो फ्रेमवर्क की तरह काम करता है। फिर उसके बाद तीसरा जो भी काम है वो, जैसे यह केप्ट ओरिजिनल पोजीशन, मतलब केप्ट पोजीशन ऑफ ऑर्गेनेल्स, जिसका जहाँ पे कौन सेल का क्या ऑर्गेनाइजेशन, तो ये पोजीशन में भी हेल्प करता है। इसी तरीक़ा से जो भी फंक्शन है वो आप लिख सकते हैं। चौथा फंक्शन है कि यह एक्ट एज प्लाज्मोडेस्माटा की तरह काम करता है। एक्ट एज प्लाज्मोडेस्माटा जैसे प्लांट में काम जैसे करता है, बहुत सारे सेल वाल क्लियर होता है उसको कांटेक्ट करने में हेल्प करता है। उसी तरीक़ा से इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी ये प्लाज्मोडेस्माटा की तरह काम करता है। फिर उसके बाद ये है कि यह इंट्रा सेलुलर सपोर्ट करता है। जो इसका फिफ्थ काम है यह इंट्रा सेलुलर सपोर्ट का भी ये काम करता है। ऐसे आपको फंक्शन, एक एक फंक्शन को आपको एक्सप्लेन करना है। क्योंकि ये 2024 के एग्ज़ाम में आने का कम चांस, इसलिए इसका नोट्स वैसे लिखे हुए हैं लेकिन इसमें ऐड नहीं किए। फिर उसके बाद है कंडक्ट इन्फॉर्मेशन, यह इन्फॉर्मेशन को भी कंडक्ट करने का काम करता है। तो कंडक्ट इन्फॉर्मेशन ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ये सब फंक्शन है। फिर उसके बाद सेल डिफरेंशिएशन में हेल्प करता है, सेल डिफरेंशिएशन। तो ये सब फंक्शन है। देन उसके बाद जो फंक्शन करता है ये एक्ट एज सिक्रीशन, यानी कि सिक्रीशन का भी काम करता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यहाँ पर ये सिक्रीशन का भी काम करता है। देन उसके बाद यह इनवेलप फॉर्मेशन, यानी कि जो सेल वाल का इनवेलप होता है, सेल इनवेलप, तो सेल इनवेलप फॉर्मेशन में भी ये काम करता है। क्या क्या फंक्शन है वो आपको बता रहे हैं। फिर उसके बाद है यह कोई अगर टॉक्सिक मटेरियल आ जाता है अंदर तो उसको डिटॉक्सिफिकेशन करने में भी हेल्प करता है। तो ऐसे फंक्शन आपको लिख देना है। फिर उसके बाद है ये एंजाइम कंटेनिंग होता है। तो इतना सारा फंक्शन को आपको एक्सप्लेन करना है। टॉपिक बता दिए। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आपको इतना सारा टॉपिक को एक्सप्लेन करना था। अब थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर ये देख लेते हैं। ये 2022 का क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन है
पार्थिनोजेनेसिस में आपको क्या क्या है, पार्थिनोजेनेसिस का उससे पहले ये बता देते कि खास है गोल्जी बॉडी, इसलिए इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आने का चांस है अगर 10 से 15%, तो इसका आने का चांस है 80 से 90%। इसलिए तो गोल्जी बॉडी आप लिखेंगे, फिर उसके बाद गोल्जी बॉडी की जगह पर आप इंट्रोडक्शन भी दे सकते थे। फिर है हिस्ट्री में आप लिख दीजिए, फिर उसका लोकेशन कहाँ है तो वो लिख दीजिए। स्ट्रक्चर ऑफ गोल्जी बॉडी में आप सबसे पहले ये तो ज़रूर बनाइएगा, गोल्जी बॉडी का स्ट्रक्चर, जो जो स्ट्रक्चर है अब उसको एक्सप्लेन करना है। जैसे सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल, वेजाइकल, वैक्यूल्स, इसमें भी होता है, तो एक एक स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया हुआ है। सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स, वेजाइकल, उसके बाद वैक्यूल्स है। फिर फंक्शन ऑफ गोल्जी बॉडी में ये सब फंक्शन सिंपल लिखा हुआ है टॉपिक, अब इसी को आपको एक्सप्लेन करना है। जैसे सिक्रीशन का काम, ये कार्बोहाइड्रेट कॉम्प्लेक्स का भी काम करता है, हार्मोन प्रोडक्शन में भी काम करता है गोल्जी बॉडी। एक्रोजोम, लाइसोसोम फॉर्मेशन, फिर है फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मोलेमा, फिर इसके बाद फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल वाल। तो इतना सारा ये फंक्शन करता है गोल्जी बॉडी। ये तो बस शॉर्टकट तरीके से लिखे में, लेकिन आपको एक्सप्लेन थोड़ा थोड़ा कर देना है। टॉपिक आप समझ गए कि गोल्जी बॉडी में कौन कौन सा टॉपिक लिखना है। उसके बाद पार्थिनोजेनेसिस था, तो पार्थिनोजेनेसिस में आपको इतना सारा टॉपिक देना है। पार्थिनोजेनेसिस आएगा तो पार्थिनोजेनेसिस में आप लिख सकते हैं ये अनफर्टिलाइज्ड ओवम न्यू डिवाइडेबल ओनली आफ्टर। जनरली पार्थिनोजेनेसिस क्या होता है वो आपको लिखना है। पार्थिनोजेनेसिस का सिंपल मतलब बता देते हैं। जैसे सपोज कीजिए ह्यूमन में ही अगर फीमेल होती है, उसका जो ओवम होता है वही ओवम फर्टिलाइज ना होकर बिना फर्टिलाइज्ड वाला ओवम से अगर नया ऑर्गेनिज्म बन रहा है तो वो पार्थिनोजेनेसिस कहलाता है। तो ये तो ह्यूमन में नहीं होता है, लेकिन उसके अलावा यह कुछ अदर जीव्स में मतलब ऑर्गेनिज्म में होता है। तो जब अच्छे से मतलब इसको डीपली पढ़ेंगे तो आपको सबका एग्जाम्पल भी आपको अच्छे से लिखना है। ये खासकर कहाँ होता है, ये बहुत सारे लिजार्ड के लिए फेमस है। बहुत सारे लिजार्ड में ऐसा ये देखने को मिलता है। तो इंट्रोडक्शन इसी तरीके से बात बना कर लिख सकते हैं। पार्थिनोजेनेसिस क्या होता है वो लिख देंगे। टाइप्स ऑफ पार्थिनोजेनेसिस में यह दो तरह का होता है, एक आर्टिफिशियल पार्थिनोजेनेसिस, देन नेचुरल। तो आर्टिफिशियल में आप समझ सकते हैं कि किसको कहते हैं, जो आर्टिफिशियली इंड्यूस कराया जाता है। मतलब आर्टिफिशियली किसी ऑर्गेनिज्म में वो इंड्यूस कराकर ओवम से अगर न्यू ऑर्गेनिज्म बनाता है तो आर्टिफिशियल कहलाता है। नेचुरल में तो नेचुरली ही होता है, बिना फर्टिलाइज के ही नया ऑर्गेनिज्म बनता है। तो आर्टिफिशियल पार्थिनोजेनेसिस में एक केमिकल के थ्रू भी होता है आर्टिफिशियल पार्थिनोजेनेसिस। तो केमिकल मीन लिखा हुआ वही फिजिकल मीन लिखा हुआ जो फिजिकली तरीके से कराया जाए। नेचुरल पार्थिनोजेनेसिस में दो तरह का होता है, एक कंप्लीट पार्थिनोजेनेसिस और एक साइक्लिक पार्थिनोजेनेसिस। दोनों को थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं। नाम से जो आपको लगेगा उसी से रिलेटेड बात को लिख लीजिए और सबका एग्जाम्पल जरूर लिखिएगा। सिग्निफिकेंस है, सिग्निफिकेंस ऑफ पार्थिनोजेनेसिस, पार्थिनोजेनेसिस का क्या सिग्निफिकेंस है उसमें जैसे आप लिख सकते कि यह सिग्निफिकेंस ये है कि इससे न्यू ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उसमें वेरिएबिलिटी नहीं होता है, क्योंकि ओवम से ही हुआ रहा है, क्रॉसिंग ओवर, लिंकेज ये सब नहीं होता है, जिसके कारण इसमें वेरिएबिलिटी देखने को नहीं मिलता है। तो 3 क्वेश्चन को हमने कर लिया। सपोज कर मतलब उम्मीद कर रहे कि ज़रूर थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा कि कैसे कैसे लिखना है। उसके बाद जो क्वेश्चन है डिफाइन लिंकेज एंड डिस्कस कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट लिंकेज। तो लिंकेज में कौन कौन सा टॉपिक आपको लिखना है, लिंकेज क्या होता है वो आपको लिख दीजिए। फिर इंट्रोडक्शन में उसी से रिलेटेड कुछ कुछ बात लिख लीजिए। अब फिर है हिस्ट्री, लिंकेज मैप्स। लिंकेज मैप्स का मतलब वही जो हम लोग बनाते थे, गैमेट बनाते थे, इस तरीके से ये बना दिए, इधर एक्स वाई ऐसे ही करके जो बनाते थे, और यहाँ इस तरीके से लिंकेज मैप किया हुआ। प्रोसेस ऑफ लिंकेज में, प्रोसेस ऑफ लिंकेज कैसे होता है तो आपको लिखना है। तो प्रोसेस ऑफ लिंकेज में जैसे मेल और फीमेल का ये दोनों ये होता है, मतलब मेल का स्पर्म एंड फीमेल का ओवम, ये दोनों जब फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद वह लिंकेज प्रोसेस होना स्टार्ट हो जाता है। लिंकेज प्रोसेस में जो डीएनए मतलब जो क्रोमोजोम होता है, क्रोमोजोम इस तरीके से, ये सपोज कि मेल का है और ये फीमेल का है, यहाँ पर ए और यहाँ पर बी। उसी तरीक़ा से इस जगह पर देखेंगे ये, इस जगह पर आप देखिए तो यहाँ पे होगा
जैसे यहाँ पर ये देख लिए और ये, तो जब लिंकेज होता है तो उसका ये क्रॉसिंग ओवर के दौरान ही लिंकेज होता है। ये वाला इस पे आ जाता है और ये वाला इस पे आ जाता है, मतलब दोनों लिंकेज होता है। तो ये प्रोसेस ऑफ लिंकेज में वही सब लिखना है। टाइप्स ऑफ लिंकेज में कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट लिंकेज लिखना है ये सब। टाइप्स ऑफ लिंकेज में कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट लिंकेज होता है। कंप्लीट लिंकेज यह तो जनरली रेयर होता है नेचर में, लेकिन इनकम्प्लीट लिंकेज के कारण ही वेरिएशन देखने को मिलता है हम लोग में। तो जो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में होता है वह इनकम्प्लीट लिंकेज होता है। तो आपको ये टॉपिक बता रहे कि क्या क्या आपको लिखना है। क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज के बारे में किसने दिया था? तो लिंकेज के बारे में अच्छे से बताया गया है टी.एच. मॉर्गन के द्वारा। तो टी.एच. मॉर्गन के बारे में ऐसे ही मिलता जुलता कुछ बात लिख देंगे। उन्होंने ये भी बताया है कि अगर जैसे यहाँ पे ये सपोज कीजिए डीएनए है और यहाँ पे जीन है, तो इस तरीके से जीन बता देते हैं। और जैसे यहाँ पे ये जीन है और एक जीन यहाँ पे है, तो फिर ये डीएनए सपोज कीजिए एक जीन यहाँ पे है, एक जीन यहाँ पे है। तो लिंकेज टी.एच. मॉर्गन ने ये बताया है, ऐसे ही आपको एक्सप्लेन करना है, जो जो बता रहे हैं उसी वैसा ही। तो उन्होंने ये बताया कि ये जो दो अलग अलग जगह पर जीन है, ये जीन और ये जीन, तो लिंकेज होना होगा तो ये दोनों जल्दी अलग अलग हो जाएंगे। इसके कारण इसमें तुरंत ये क्रॉसिंग ओवर हो जाएगा। और यहाँ पे देखेंगे तो ये पास पास वाला है, तो दोनों जल्दी हटेगा नहीं। इसके कारण ये जल्दी क्रॉसिंग ओवर ये ज़्यादा नहीं होगा। तो उन्होंने इस तरह के बात को अच्छे से बताया। तो आप एक बार पढ़ लेंगे, चाहे कहीं से वीडियो देखिए, टॉपिक ध्यान में रखिए, तो आप एग्ज़ाम में कुछ न कुछ लिख देंगे। बस टॉपिक लिखा आ जाएगा तो एग्ज़ाम में अपने आप हाथ वो चलने लगेगा। वही टॉपिक याद नहीं रहेगा तो प्रॉब्लम होता है। ये आप लिख दें क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज के बारे में। फिर फैक्टर्स अफेक्टिंग लिंकेज, लिंकेज के लिए कौन कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है, जैसे एज, फिर टेम्परेचर, एक्सरे। जैसे जैसे यहाँ पर जनरली जिस एज में हम लोग हैं, तो मतलब 20 25 30 साल की एज में तो अच्छे से वो लिंकेज होता है। जैसे जैसे एज बढ़ता है तो वह लिंकेज कम होने लगता है। लिंकेज ये जो होता है, लिंकेज ये टर्म ध्यान रखिए। लिंकेज जो होता है ये जितना कम लिंकेज होगा उतना ही ज़्यादा क्रॉसिंग ओवर होगा। ये दोनों मतलब इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्रॉसिंग ओवर के। फिर टेम्परेचर, एक्सरे पर भी डिपेंड करता है लिंकेज। अब इम्पोर्टेंस ऑफ लिंकेज क्या है, इम्पोर्टेंस आप लिख लीजिए, या इम्पोर्टेंस के जगह पर आप सिग्निफिकेंस ऑफ लिंकेज भी टॉपिक लिख सकते हैं। तो क्या क्या है, तो लिंकेज में से वेरिएशन कोई चीज़ का होता है तो ये हेल्प करता है। फिर उसके बाद जो जो है वो आप लिख देंगे थोड़ा सा पढ़ने के बाद। बस टॉपिक आप समझिए। जैसे यहाँ पर थोड़ा सा एग्जांपल ही बताया, लिंकेज में आप क्या लिख सकते हैं। तो द फिनोमेनन ऑफ टेंडेंसी ऑफ लिंक्ड टू इनहेरिट इन द सेम कॉम्बिनेशन फॉर मोर देन 2 जनरेशन कॉल्ड लिंकेज। तो फिनोमेनन ऑफ जो लिंक्ड जीन है वह आगे आने वाले जनरेशन में जो ट्रांसफ़र होगा वही कहलाता है लिंकेज। तो इसी तरीके से लिख सकते हैं। हिस्ट्री में जो है यह टी.एच. मॉर्गन के द्वारा टर्म दिया गया था। लिंकेज मैप जो दिया गया था स्टर्ट वैंड के द्वारा दिया गया था 1913 में। ऐसे ही लिंकेज मैप क्या होता है वो आप लिख सकते हैं। बस तरीका बताए हुए हैं कि ऐसे आपको लिखना है। तो इतना सारा टॉपिक आपको लिंकेज में भी समझ गया कि कौन कौन सा टॉपिक है। अब उसके बाद देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन कौन सा है। अब जो फिफ्थ मतलब उसके बाद का क्वेश्चन है सिक्स्थ क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्रोमोजोमल एवेरेशन, डिस्क्राइब वेरियस टाइप्स ऑफ क्रोमोजोमल एवेरेशन के बारे में देखेंगे। तो ये क्वेश्चन क्रोमोजोमल एवेरेशन, एवेरेशन मतलब होता है, इसका एग्जैक्ट हिंदी तो भूल रहे हैं हम, लेकिन एवेरेशन मतलब सिंपल बता भी देते हैं। जैसे यहाँ पे इस तरीके से क्रोमोजोम है, ये सपोज कीजिए क्रोमोजोम है। तो क्रोमोजोम इधर से बहुत सारे क्रोमोजोम है। क्रोमोजोम का चेंज, हाँ यहाँ पे बताया भी होगा कि जेनेटिक एंड साइटोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन एंड सिग्निफिकेंस आपको देना है। इंट्रोडक्शन में आपको क्रोमोजोमल एवेरेशन मतलब देना है। उसमें खराबी तो नहीं कह सकते। क्रोमोजोम का जो स्ट्रक्चर होता है, बहुत सारे क्रोमोजोम, उसमें थोड़ा सा जो रियल उसका
बहुत सारे क्रोमोजोम का रियल पोजीशन रहता है, रियल पोजीशन को थोड़ा सा चेंजेज होना ही क्रोमोजोमल एबेरेशन कहलाता है। तो एक बार इसको देख लेंगे, सबसे इजी ये टॉपिक है, बस नाम के ही आधार पर बहुत सारा चीज़ लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे इसमें भी आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे। इंट्रोडक्शन देने के बाद यहाँ पे जो पहला है स्ट्रक्चरल चेंज इन क्रोमोजोम, तो इसके हिसाब से भी क्रोमोजोमल एबेरेशन होता है। फिर उसका चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोजोम, जिससे अगर 22 के जगह पर अगर 21 क्रोमोजोम हो गया तो वो भी कहलाएगा क्रोमोजोमल एबेरेशन। तो स्ट्रक्चर में यहाँ पर है कि चेंज इन नंबर ऑफ जीन में सबसे पहला आता है लॉस। बहुत सारे क्रोमोजोम रहेगा, उसमें से अगर एक भी क्रोमोजोम अगर हट जाएगा तो वो डिलीशन क्रोमोजोमल एबेरेशन कहलाएगा। तो ये टर्म आप समझ गए। एडिशन में है कि एडिशन को ही डुप्लीकेशन कहते हैं। टैंडेम डुप्लीकेशन भी हो सकता है। टैंडेम डुप्लीकेशन मतलब सपोज कीजिए ये इस तरीके से क्रोमोजोम है ये सब, और ये क्रोमोजोम जो देख रहे थे ये क्रोमोजोम अगर जस्ट अगर ये अपना चेंज पोजीशन मतलब जस्ट पूरा 180 डिग्री पर ये चेंजेज हो जाएगा, जो ऊपर के नीचे वाला भाग आ जाएगा, तो इस तरह के ये कहलाता है टैंडेम डुप्लीकेशन। मतलब इसमें कुछ न कुछ स्ट्रक्चर बढ़ जाता है, तो यहाँ पे कहलाएगा ये रिवर्स टैंडेम डुप्लीकेशन में जस्ट उसका अपोजिट हो जाएगा। फिर है डिस्प्लेस्ड डुप्लीकेशन में डिस्प्लेस्ड होकर ये बन जाता है। तो मेन आप टॉपिक देख लीजिए, उसी के बेसिस पे आप आंसर लिखेंगे। फिर है ट्रांसपोज्ड डुप्लीकेशन में भी उसी तरीके से कुछ होगा, देख लीजिएगा। फिर है चेंज इन जीन अरेंजमेंट में इन्वर्जन और ट्रांसलोकेशन में ये सब आपको लिखना है। फिर उसके बाद है चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोजोम। तो एन्यूप्लॉइडी में आप समझ रहे होंगे कि अगर क्रोमोजोम नंबर अगर 1 या 2 घटता है तो वह एन्यूप्लॉइडी होगा। यूप्लॉइडी मतलब हो गया कि क्रोमोजोम नंबर डिप्लॉइड से हैप्लॉइड होना, चाहे क्रोमोजोम बढ़ जाना। ये टर्म बस टॉपिक आपको बता दें कि क्या क्या लिखना है। और उसके बाद है साइटोलॉजिकली मैनिफेस्टेशन में स्ट्रक्चरल एंड न्यूमेरिकल चेंज इन क्रोमोजोम को ही वो साइटोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन का इसके द्वारा भी होता है। और जेनेटिकली में भी जेनेटिक फिनोमेनन के द्वारा भी ये क्रोमोजोमल एबेरेशन होता है। तो क्रोमोजोमल एबेरेशन में आप समझ गए कि आपको क्या क्या टॉपिक आपको लिखना है। तो अब इस तरीके से भी क्वेश्चन देख लिए। उसके बाद ग्रुप बी का देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन कौन सा है ग्रुप बी में। तो देख सकते हैं 2022 का ही क्वेश्चन है। 2022 के क्वेश्चन में अब देखेंगे ग्रुप बी में है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जेनेटिक सिस्टम। तो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जेनेटिक सिस्टम में आपको ये क्या होता है जनरल बात बता देते हैं। न्यूक्लियस के अलावा अगर दूसरा पार्ट का अगर इनहेरिटेंस होता है तो वो कहलाता है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जेनेटिक इनहेरिटेंस, या इसी को साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस भी कहते हैं, क्योंकि साइटोप्लाज्म में जो होता है कप्पा पार्टिकल उसी का इनहेरिटेंस होता है, तो इसीलिए साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस इसका नाम है। इंट्रोडक्शन में आप लिख सकते हैं कि न्यूक्लियस के अलावा जो एक्स्ट्रा पार्ट इनहेरिटेंस होता है तो वो कहलाता है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जेनेटिक इनहेरिटेंस। डिफिनेशन में मिला जुला कर बात लिख दीजिए। हिस्ट्री में भी आप लिख सकते हैं, कुछ पॉइंट्स पढ़ने के बाद आपको मालूम पड़ जाएगा, लेकिन टॉपिक इसी तरीक़ा से बनाएंगे तो अच्छा होगा। मैटरनल इफेक्ट इन इफेस्टिया पर क्या पड़ता है, फिर है मैटरनल इफेक्ट इन लाइमा जिसको वाटर स्नेल कहते हैं उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है जब ये साइटोप्लाज्म एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जेनेटिक इनहेरिटेंस होता है। तो उसके बाद इनहेरिटेंस ऑफ कप्पा पार्टिकल इन पैरामीशियम में ये जो डायग्राम देख रहे हैं मैटरनल इनहेरिटेंस ऑफ मेल स्टेराइल इन मेज आफ्टर जो रोडस के द्वारा ये दिया गया था। ये तो डायग्राम भी इतना सारा टॉपिक आपको ऐड कर देना है, और आपको इस तरीके से एक ये चार्ट भी बना लेना है या डायग्राम बना लेना है तो बहुत फ़ायदा करेगा। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन। तो उम्मीद कर रहे हैं ये जो टॉपिक बता रहे हैं कुछ ना कुछ समझ में आ रहा होगा कैसे लिखना है। जो बस आइडिया है वो आपको दे रहे हैं, अच्छा लगे तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद लैक कल्चर में क्या क्या टॉपिक आपको ऐड करना है वो बता देते हैं। लैक कल्चर ये भी ज़्यादा मुश्किल नहीं, बस टॉपिक याद हो जाएगा उसी के बारे में सब लिख सकते हैं। लैक कल्चर में देखते हैं लैक का कल्चर करते हैं, मतलब लैक्सिफर लैक का इसका पूरा नाम है लैक इंसेक्ट का। तो लैक कल्चर क्या होता है वो लिख देंगे। फिर हिस्ट्री में आप जो भी बात होगा वो लिख दीजिए। फिर है
क्लासिफिकेशन में लैक्सीफेरा लैका का जो क्लासिफिकेशन होगा, जैसे फाइलम कौन होगा, फिर फाइलम, क्लास, ऑर्डर, जीनस, स्पेसीज, इस तरीके से 4-5 ये क्लासिफिकेशन में आपको लिखना है। हैबिटेट कहाँ रहता है, तो ये मतलब पेड़ पौधे पर रहता है। बस इस तरीके से हैबिटेट में भी 1 लाइन 2 लाइन लिख दीजिए। स्ट्रक्चर एंड लाइफ साइकिल ऑफ लैक इंसेक्ट में थोड़ा सा मेल इंसेक्ट के बारे में लिख दीजिए कि उसका क्या कैरेक्टर होता है। फीमेल इंसेक्ट के बारे में भी लिख दीजिए कुछ कैरेक्टर। मेल के इंसेक्ट में बस वही आँख, नाक, चाहे आँख, जो उसका विंग्स कैसा होता है, बॉडी कैसा होता है, उसमें एनाल सर्की भी प्रेजेंट होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी प्रेजेंट होता है। फिर उसी तरीक़ा से फीमेल इंसेक्ट के बारे में भी इसी तरीक़ा से मिलता जुलता कुछ बात लिख दीजिए। लाइफ साइकिल कैसे स्टार्ट होता है, फर्टिलाइजेशन। जब फर्टिलाइजेशन टॉपिक आया तो आपको नहीं भी मालूम है फिर भी लिख दीजिए कि जब मेल मेल का जो ओवम होता है, सॉरी, मेल का जो स्पर्म होता है वह फीमेल के ओवम से जब फ्यूज करता है तो वो फर्टिलाइजेशन कहलाता है। तो लैक इंसेक्ट में सबसे पहले फर्टिलाइजेशन होता है, ऐसे ही आप लिख दीजिए। फिर फर्टिलाइजेशन होने के बाद कुछ दिन के बाद एग लेइंग प्रो आता है, मतलब अंडे देने की अवस्था आता है। अंडे देने के बाद वह फाइनली कुछ दिन के बाद वह लार्वा फॉर्म में बनता है, फिर लार्वा से एडल्ट बनता है। ऐसे ही इसका लाइफ साइकिल चलते रहता है। फिर है कल्टीवेशन ऑफ लैक फॉलोइंग मेथड, यानी कि लैक को हम जो अलग करते हैं इतना सारा मेथड से करते हैं। सबसे पहला है कल्टीवेशन एंड प्रूनिंग, मतलब काट छाट कर उसको हम लैक को कल्चर करते हैं, ये पहला है। फिर इनोकुलेशन, इनोकुलेशन मतलब होता है कि इस जगह इस डाली पर है, समझिए, इस डाली पर से दूसरे डाली पर अगर लैक को हम बढ़ाते हैं, लैक कल्चर करते, तो वो कहलाता है इनोकुलेशन। तो इनोकुलेशन एक तो नेचुरल इनोकुलेशन भी होता है, मतलब खुद ब खुद एक आर्टिफिशियली तरीके से भी इनोकुलेशन करते हैं। इनोकुलेशन मतलब शब्द बता दें कि इस जगह से उस जगह पर अगर हम ले जाते हैं, चेंज करते हैं, तो वो इनोकुलेशन कहलाता है लैक कल्चर के मामले में। फिर स्वार्मिंग हो गया, स्वार्मिंग के द्वारा भी हम कल्टीवेशन ऑफ लैक करते हैं। फिर हार्वेस्टिंग के द्वारा, उसके बाद है इमेच्योर हार्वेस्टिंग, फिर मेच्योर हार्वेस्टिंग करते हैं। फिर कॉम्पोजिशन ऑफ लैक कौन कौन चीज़ से मिलकर बना होता है वो टॉपिक लिखना है। कॉम्पोजिशन ऑफ लैक में नहीं भी मालूम होगा तो आप सिंपल लिख सकते कि वो फाइबर जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें फाइब्रिन प्रोटीन और कुछ प्रोटीन होगा, ऐसे ही आप मिला जुला कर लिख दीजिए। यूजेज ऑफ लैक का क्या यूजेज होता है, तो यूजेज ऑफ लैक में कपड़ा बनाने में ये होता है, फिर कॉस्मेटिक्स बनाने में, फिर उसके बाद और जो जो फंक्शन है आप ऐसे ही लिख सकते हैं। इसका फंक्शन जो लैटेक्स बनाने में, गोंद, इस तरह के चीज़ भी बनाने में होता है। ऐसे ही आप यूजेज ऑफ लैक थोड़ा सा लिख दीजिए। लैक इनेमिज जो है वह इंसेक्ट भी होता है, लैक का दुश्मन, और वर्टिब्रेट भी होता है। तो इंसेक्ट में कौन कौन है, जैसे मॉथ हो गया, मॉथ में हो गया यूब्लेमा एमाबिलिस, फिर है ब्लैक ग्रे, होटोकवा प्लावेरा, तो ये है। वर्टिब्रेट भी होता है इसका। तो जैसे हम लोग भी कहीं ना कहीं दुश्मन, अगर दुश्मन हो जाएंगे, जैसे किसी प्लांट पर वो है और उसी को अगर हम कट कर देंगे तो उसका दुश्मन हो जाएगा। लैक इंडस्ट्री इन इंडिया, तो उसके बारे में लिख दीजिए कि इंडस्ट्री में कितना किसका क्या परसेंट है, कितना टन्स लैक का कल्चर होता है, कितना लोग उसके बारे मतलब उससे वह जीवित है, रोजगार उससे है। तो ऐसे करके एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसके बाद देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन है। ये लैक कल्चर के बारे में हमने देख लिया। अब जो देख रहे हैं इसके बाद का क्वेश्चन शायद शुगर केन पेस्ट है, तो वो देख लेते कौन सा है। शुगर केन पेस्ट है, फिर फाइलेरिया है। तो शुगर केन पेस्ट के बारे में एक्सप्लेन करते हैं कि क्या शुगर केन पेस्ट में आपको टॉपिक लिखना है। तो जैसे यहाँ पर क्वेश्चन है कि नेम 3 कॉमन पेस्ट ऑफ शुगर केन, डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल एंड मेथड ऑफ कंट्रोल ऑफ एनी वन पेस्ट। किसी एक शुगर पेस्ट के बारे में, शुगर केन पेस्ट के बारे में एक्सप्लेन करना है, लेकिन आपको तीनों पेस्ट लिखना है जो इसका 3 मेन पेस्ट है। तो आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिख दीजिए। इंट्रोडक्शन में इस तरह की बात को आप लिख सकते हैं कि द नंबर ऑफ नॉन इंसेक्ट स्पेसीज कॉजिंग डैमेज टू क्रॉप आर अबाउट 1000, जिसमें से 70 स्पेसीज मैक्सिमम लॉस करता है। तो इस तरह के इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं। 3 पेस्ट ऑफ फॉलोइंग शुगर केन का है। एक सबसे पहला है शुगर केन टॉप बोरर, तो जिसको ट्राइपोराइजा नाइवेलिया फेवर,
जिसको सार मतलब सर्पगंधा नाइवेला फीवर भी कहते हैं। तो थोड़ा सा इसके बारे में बस लिख दीजिए कि पेस्ट बिलोंग टू क्लास इंसेक्टा, ऑर्डर इसका लेपिडोप्टेरा है, फैमिली इसका पायराल्डिडा है। और दिस इन इंडिया मोस्ट डिस्ट्रक्टिव इन मीरठ, सीतापुर, मध्य प्रदेश, ये सब एरिया में ज़्यादा होते हैं। तो ये पहला पेस्ट के बारे में बस थोड़ा सा लिख दिए। फिर दूसरा पेस्ट है शुगर केन वाइट फ्लाई, जिसको एल्यूरोपस बारोडेंसिस भी कहते हैं। ये यूपी एमपी वेस्ट बंगाल में होता, मतलब ये पाया जाता है ज़्यादातर। फूड प्लांट ये किस किस को डैमेज करता है, जैसे मेन होस्ट इसका शुगर होता है, बट फिर भी ये जो बारकंडा व्हीट बार्ली एटीसी पर ये उसको भी नष्ट करने का काम करता है। तो दो पेस्ट के बारे में लिखते। तीसरा पेस्ट को, एक पेस्ट को एक्सप्लेन करना था, तो यहाँ पे है शुगर केन लीफ हॉपर, जिसको पायरिला परप्यूसिला वॉकर भी कहते हैं। तो इसका क्लासिफिकेशन आपको लिखना है, जैसे फाइलम आर्थ्रोपोडा हो गया। फाइलम आर्थ्रोपोडा के बाद आपको लिखना है यहाँ पे क्लास इसका इंसेक्टा हो गया, ऑर्डर हेमिप्टेरा हो गया, फैमिली हो गया इसका फुलगोरिडा। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा क्लासिफिकेशन भी लिखना है। क्लासिफिकेशन लिखने के बाद आपको डिस्ट्रीब्यूशन भी लिखना है कि इसमें कौन कौन चीज़ मतलब कहाँ कहाँ पर ये पाया जाता है। जैसे यूपी हो गया, एमपी हो गया, महाराष्ट्र हो गया। इसका फूड प्लांट कौन है, तो इसमें भी वही बात है कि यह सिर्फ शुगर केन को ही अफेक्ट नहीं करता, बल्कि यह मेज व्हीट ईटीसी को भी अफेक्ट करने का ये काम करता है। जनरल कैरेक्टर मतलब पायरिला परप्यूसिला वॉकर का क्या है, तो आप कुछ पॉइंट करके लिख सकते हैं। जैसे कलर ये पेल येलो कलर का होता है, बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होता है। लेंथ इसका 8 से 10 नैनोमीटर होता है, जो ईख में होता है। माउथ विंग्स आई मूवमेंट ईटीसी के बारे में लिख देंगे तो जनरल कैरेक्टर हो जाएगा। तो टॉपिक आप देख रहे हैं एग्ज़ाम में, तो रेड पेन अलाउ नहीं है, लेकिन आप ये जो यहाँ पे रेड पेन से लिखे वो सब टॉपिक है, और उसके बाद ये सब इसी तरीक़ा से आपको एक्सप्लेन करके लिखना है। यहाँ पे बस शॉर्टकट तरीके से लिखे हुए हैं, तरीका बता रहे हैं कि कैसे आपको ऐसे लिखना है। लाइफ साइकिल ऑफ पायरिला परपिसिला वॉकर का जो लाइफ साइकिल है, सबसे पहले ये ब्रीड थ्रूली, मतलब ये पूरे साल, मतलब साल के हर महीने में ये ब्रीड कर सकता है, लेकिन फिर भी इसमें जब एक्सप्लेंस पढ़ेंगे तो किस मौसम में ज़्यादा वो भी बताया गया होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले फीमेल अंडे देती है, तो आप उसके अंडे के बारे में कुछ पॉइंट्स लिख दीजिए। तो पहला एक देना है टॉपिक, फिर उसके बाद निम्फ स्टेज होता है, निम्फ स्टेज के बारे में लिखना है। निम्फ स्टेज के बाद इसमें एडल्ट स्टेज आता है, एडल्ट स्टेज के बारे में लिखना है। और डैमेज में आपको लिखना है सेल सैप को ये शक करता है। देन शुगर केन ये लीफ को डैमेज करता है। कंट्रोल कैसे कैसे कर सकते, एक मासेस कलेक्ट कर देंगे, जहाँ पे इसका अंडे दिखाई देगा उसको कलेक्ट करके उसको मिट्टी में धंसा दीजिए या जला दीजिए, तो ऐसे कंट्रोल हो सकता है। रेसिस्टेंट वैरायटी चुनेंगे, फिर स्प्रे ऑफ इस तरीके से स्प्रे करेंगे तो कंट्रोल हो सकता है। टॉपिक आप समझ गए कि क्या क्या टॉपिक लिखना है। उसके बाद इस तरह के डायग्राम ज़रूर बना दीजिए। डायग्राम सपोज कीजिए आपको पूरे अच्छे से भी लिख दिए, डायग्राम नहीं बनाए तो 15 से ज़्यादा नंबर कभी नहीं मिलेगा। तो इसलिए डायग्राम कम से कम 3-4 नंबर का मायने ज़रूर रखता है। तो अंडे बना दीजिए, फिर डेवलप्ड एग, फिर निम्फ, फिर एडल्ट। तो इस तरीके से आप बना दीजिए तो ये अच्छा होगा। अब उसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन था फाइलेरिया के बारे में। फाइलेरिया जानते होंगे, जिसको हाथी पाँव कहते हैं। ये वुचरेरिया बैंकक्रप्टी के द्वारा होता है, और वुचरेरिया बैंकक्रप्टी का जो एग होता है वह क्यूलेक्स मच्छर में जाकर वही किसी को अगर काट ले, वो पेरिफेरल ब्लड के द्वारा धीरे धीरे ये पेरिफेरल ब्लड से होते हुए, मतलब बहुत सारे हमारा जो लिम्फेटिक सिस्टम के द्वारा होते होते जहाँ पर ज़्यादा लिम्फ वाला पार्ट है वहाँ पर होने का ये होता है। तो ज़्यादा पैर के पास में भी लिम्फेटिक सिस्टम ज़्यादा होता है, या ये टेस्टिस के पास में, या बहुत सारा पार्ट्स में, तो ये चांस रहता होने का। तो इंट्रोडक्शन आप लिख दीजिएगा फाइलेरिया के बारे में। फिर जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, यह कौन कौन सा देश में था, यूएसए मतलब अमेरिका, चीन, जापान, जहाँ जहाँ इंडिया, ये सब आप लिख दीजिए। हैबिटेट में आप लिख देंगे इसका आवास कहाँ होता है। तो ये जो हैबिटेट है इसका समझिए, ये वर्टिब्रेट में भी होता है, मतलब जैसे मेल उल हो गया, उसके बाद ये उसमें भी रहता है, मतलब क्यूलेक्स मस्कीटो में भी रहता है। तो ऐसे आप हैबिटेट कुछ लिख दीजिए। क्लासिफिकेशन में आप वुचरेरिया बैंकक्रप्टी है, तो यह आप एस्केरिस नाम सुनेंगे, एस्केरिस को ही कहते हैं वुचरेरिया बैंकक्रप्टी।
एस्केरिस का दूसरा नाम है राउंड वर्म। तो राउंड वर्म के कारण ही होता है। तो आप सबसे पहले आप लिख देंगे इसका फाइलम। फाइलम एस्केलमेंस है। फाइलम के बाद क्लास इसका एसिडा क्लास ऐसे कुछ होगा। क्लास के बाद इसमें ऑर्डर लिख दीजिए। ऑर्डर के बाद जीनस लिख दीजिए। जीनस इसका हो जाएगा और स्पेसीज बुचेरेरिया बैंक्रप्टी में ही जीनस स्पेसीज है। तो ऐसे आप थोड़ा सा क्लासिफिकेशन लिख दीजिए। स्ट्रक्चर ऑफ मस्कीटो में आप जैसे एडल्ट के बारे में लिख दीजिए। एडल्ट मस्कीटो में कौन कौन सा दिखाई देता है। क्यूलेक्स मच्छर। जनरल मच्छर का कैरेक्टर लिख दीजिए कि इसमें 2 विंग्स होता है। फिर इसमें आई जो होता है वह सब तरफ मूवेबल होता है। इसमें टेंटिकल भी प्रेजेंट होता है। कलर जो कलर होता है वैसे ही आप पॉइंट्स लिख दीजिए। तो ये एडल्ट क्यूलेक्स मस्कीटो के बारे में हो जाएगा। इम्ब्रियो में हाइलिन शीथ जानते हैं कि बॉडी के कवर को हाइलिन शीथ कहते हैं। जब इम्ब्रियो होता है तो उसके चारों तरफ कवर होता है। तो ये हाइलिन शीथ हो गया। सिफाइलिक स्पेस हो जाएगा। जो ये सपोज कीजिए इसका लार्वा है तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बना है तो ये हाइलिन शीथ हो गया स्ट्रक्चर। फिर उसके बाद जो इसके बीच में जो स्पेस बचता है तो इस तरह के जो स्पेस बचेगा ये मतलब सिफाइलिक स्पेस कहलाएगा। सिफाइलिक स्पेस भी आप समझ गए। जोमैटिक न्यूक्लियाई जो न्यूक्लियाई अगर दिखाई देगा जो भी जोमैटिक सेल में तो जोमैटिक न्यूक्लियाई कहलाएगा। और ऐसे ही आप बस थोड़ा सा बता रहे। शेल एब्सेंट होता है। जो कवर होता है शेल कवच इसमें कवच प्रेजेंट नहीं होता है। कवच के जगह पर यहाँ पर हाइलिन शीथ ही प्रेजेंट होता है तो इसलिए शेल इसमें एब्सेंट होता है। जेनाइटल सेल्स में देख सकते हैं मेल और फीमेल सेल्स के लिए अलग अलग वो होते हैं। इनर कॉर्पर भी इसमें होते हैं या सेंट्रल बॉडी मेंशन भी होता है इसमें। तो ऐसे आप पॉइंट्स को लिखने के बाद थोड़ा सा लिख सकते हैं। फिर है लाइफ साइकिल ऑफ बुचेरेरिया बैंक्रप्टी में सबसे पहले वो मेल और फीमेल फर्टिलाइजेशन करता है। फर्टिलाइजेशन करने के बाद अंडे का फॉर्मेशन होता है। अंडे फॉर्मेशन होने के बाद इसमें लार्वा बनता है। लार्वा के बाद होस्ट। फिर होस्ट के बाद एडल्ट का ये बनता है। देन इन्फेक्शन इन ह्यूमन। ह्यूमन में इसका इन्फेक्शन होता है। फिर है ट्रांसमिशन इन मैन एंड लाइफ साइकिल इन मैन। तो कैसे मैन में ट्रांस ये होता है। फिर उसके बाद पैथोजेनेसिस। ट्रांसमिशन मैन में होता है मतलब मच्छर के काटने से ये फैल जाता है। तो ऐसे आपको एक्सप्लेन करना है। पैथोजेनेसिस में फैलने का बताया हुआ है कि टिश्यू में कैसे फैल जाता है। फिर लिम्फेंजाइटिस में भी आपको एक्सप्लेन कर देना है थोड़ा सा। लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन क्या होते हैं। तो जहाँ पर लिम्फ होता है वो थोड़ा सा उसका जो मेन पोजीशन होता है वो थोड़ा सा मुड़ उड़ जाता है लिम्फेटिक का। एलिफेंटिएसिस डिजीज़ के बारे में भी कुछ पॉइंट्स कुछ लाइन लिख देंगे। प्रिवेंशन कैसे करेंगे हम तो वो भी आपको लिखना है। फिर है कंट्रोल ऑफ फाइलेरियल डिजीज़। कंट्रोल प्रिवेंशन हम कुछ दवा देकर कर सकते हैं। कंट्रोल ऑफ फाइलेरियल में भी मतलब ये जनरल दवा देते हैं। प्रिवेंशन में आप जनरल लिख सकते हैं कि साफ़ सफाई करेंगे आसपास पानी के जमने नहीं देंगे। इस तरीक़े से कुछ बात कंक्लूजन में जो भी बात लिखना वो लिख सकते हैं कि वास्तव में हम लोग को अच्छे से रहना चाहिए। ये किसी को भी हो सकता है। ऐसे कुछ कुछ पॉइंट बनाकर लिख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं क्या क्या टॉपिक लिखना है एक्सप्लेन करना है वो आप समझ गए होंगे। अगर इस तरह के कुछ बात हो तो कमेंट करें। हेल्प करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।